Good morning and welcome to Bhargava's classes. We are studying Indus Valley Civilization. In this topic, we have already covered two videos. This is third and final video of this particular topic. In this, we are going to focus mainly two issues. One, the different aspects of Indus Valley Civilization like political, social, economical and religious. And another is the decline of Indus Valley Civilization. What was its different aspects on how the trade was with the different countries, the internal trade and the external trade, and how it declined. The different scholars have put a different opinion about this. We are going to discuss all these dimensions related to Indus Valley Civilization. So just look to the board. हम लोग बात किए थे परिचय की उत्पत्ति विस्तार. सो दिस ऑल आर ऑलरेडी डिस्कस्ड. इंट्रोडक्शन, इमर्जेंस एंड इट्स एक्सपेंशन. हमने सबके बारे में ऑलरेडी दो वीडियो जो अपलोड किए गए हैं उसमें क्लियर हो चुका है. तो और इसके जो स्पॉट्स हैं, जो इम्पोर्टेंट स्पॉट्स हैं, साइट्स हैं और जो नगर हैं और उनके क्या क्या विशेषताएँ हैं, क्या क्या उनके डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, इसके बारे में भी हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं. अभी हम देखते हैं दो चीज़ें हमारे पास है, अभी विशेषताएं और पतन. इन्हीं दोनों के बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे और ये जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो चैप्टर है वो इसमें कंप्लीट हो जाएगा. ये तीसरा और आखिरी वीडियो है इसके संबंध में. तो हम देखते हैं विशेषता के बारे में पहले समझते हैं. अब एक एक विशेषता हमने स्पॉट का देखा था ऑलरेडी. अब इसमें हमें देखना है एज अ होल पूरा इंडस जो वैली सिविलाइजेशन है, सिंधु घाटी की सभ्यता, उसकी पूरा हम देख रहे हैं. तो अगर हम राजनीति विशेषता की बात करें, इसे हमने फिर अगेन वी हैव डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स. इसमें है राजनीति है, नगर नियोजन है, टाउन प्लानिंग, सामाजिक है, सोसाइटी क्या थी उस वक्त, और रिलीजन का क्या स्थिति थी, आर्थिक इकोनॉमिकल किस तरीके से इकोनॉमिकल जो डेवलपमेंट थे वो हम देखेंगे, कृषि है, पशुपालन, शिल्प उद्योग, व्यापार और या फिर परिवहन. तो इसकी हम स्थिति देखेंगे और सांस्कृतिक भी हम देखेंगे और संस्कृति के बाद हम देखेंगे डिक्लाइन. तो अभी दो मुद्दे हमें देखना है इसमें और इसी से कंप्लीट हो जाएगा हमारा ये सिंधु घाटी सभ्यता का टॉपिक. तो हम शुरू करते हैं. सबसे पहले परिचय हमने पढ़ लिया है, उत्पत्ति हमने पढ़ लिया है, विस्तार हमने पढ़ लिया है, महत्वपूर्ण स्थल हमने पढ़ लिया है. बाकी के दो वीडियो अगर आप नहीं देखे होंगे तो इसमें डिस्क्रिप्शन में लिखा रहेगा, दोनों का लिंक, वो देख लेंगे. अभी हम विशेषता देखते हैं और फिर पतन देखते हैं. विशेषता में अगर हम बात करें राजनीतिक विशेषता की, तो चूँकि स्क्रिप्ट पढ़ा नहीं गया है, वहाँ की जो लिपि है, द स्क्रिप्ट हैज़ नॉट बीन डिकोडेड एट, तो इसीलिए हमें पता नहीं चल पाता है कि उस समय की राजनीतिक व्यवस्था किस तरह की रही होगी. ऑफिसर्स के नाम क्या थे या फिर डिवीज़न ऑफ द स्टेट जो था उसका डिवीज़न किस तरीके का हुआ था, क्या यूनिट थे, कौन सी इकाई में, जैसे ग्राम या फिर वी स्कूल जो हम बाकी के देखने को मिलते हैं या फिर मौर्य काल में या गुप्त काल में, तो यहाँ या फिर वैदिक पीरियड में, लेकिन यहाँ हमें देखने को नहीं मिलते हैं क्योंकि हमारे पास सोर्सेस नहीं है इसे समझने के लिए. तो पूरे राजनीतिक परिदृश्य को समझने के लिए इन लैक ऑफ सोर्सेस हम लोग कंक्लूजन पर नहीं पहुँच पाए हैं अभी तक. तो ये एक समस्या है. लेकिन फिर भी जिस तरीके के वहाँ का हमें देखने को मिल रहा है व्यवस्था, वो जैसे टाउन प्लानिंग हो, इतना बेहतर व्यवस्था हो, या फिर ड्रेनेज सिस्टम हो, जल निकासी व्यवस्था हो, या फिर हम देख रहे हैं कि जैसे गोदीवाड़ा हो, एक स्नानागृह मिला है. तो इस सब पूरा स्ट्रक्चर देखने के बाद ऐसा लगता है कि ज़रूर कोई राजनीतिक व्यवस्था और उन्नत राजनीतिक व्यवस्था वहाँ रही होगी, लेकिन उसके बारे में विशेष जानकारी का अभाव है. अगर हम नगर नियोजन की बात करें, टाउन प्लानिंग की बात करें, तो नगर नियोजन का एक बेहतर उदाहरण देखने को मिलता है. और इसमें सबसे पहले हमें याद रखना है कि ग्रिड सिस्टम पर जैसे जाल की तरह बिछा हुआ था, और उस जाल की तरह हम उस मैप के द्वारा भी हम देख ले रहे हैं. पहले एक टॉपिक बात कर लेते हैं. ग्रिड पद्धति वहाँ की विशेषता है. ग्रिड पद्धति एक किसी भी शहर के बसाव का एक आधुनिक तरीका माना जाता है वर्तमान में. जैसे आप चंडीगढ़ देखें, चंडीगढ़ को ग्रिड पद्धति पर ही बसाया गया है. वहाँ पे सब कुछ पहले से प्लान्ड होता है कि किधर नालियाँ होंगी, किधर सड़कें होंगे, एक मकान होंगे, तो सब एकदम बिल्कुल सीरीज़ में क्रम में लगा हुआ रहता है. तो ग्रिड पद्धति पर शहरों का विकास हुआ था, वहाँ नगर बसाए गए थे. दूसरा, वहाँ के घरों में जो व्यवस्था थी वह भी एक बेहतर व्यवस्था की तरफ इशारा करती है. जैसे हर घर में स्नानागार है, बाथरूम हर घर में है, टॉयलेट हर घर में है, किचन हर घर में है, घर में एक बड़ा सा यार्ड है, आंगन है, 2 मंजिले मकान हुआ करते थे. तो घर की स्थिति भी बेहतर थी.
हम नगर नियोजन में देखेंगे कि जो नगर होते थे वो दो पार्ट में डिवाइडेड होते थे, एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस व्हेन वी वर स्टडिंग ईच एंड एवरी स्पॉट्स। तो उसमें हमने देखा था कि किस तरीके से एक पूर्वी नगर, पूर्वी टीला हुआ करता था और पश्चिमी टीला हुआ करता था। जो पश्चिमी टीला होता था वो जनरली वो फोर्टिफाइड होता था, और जो पूर्वी नगर होता था वो दुर्गीकृत नहीं होता था, फोर्टिफाइड नहीं होता था। हालांकि हमें कहीं से मिले भी हैं उदाहरण, वहाँ फोर्टिफाइड हुआ करते थे, लेकिन सामान्यतः जो पश्चिमी टीला हुआ करते थे, जहाँ संभ्रांत परिवार, शासक वर्ग और पुरोहित निवास करते थे, वो थोड़ा सा हाइट पे रहता था, ऊंचा पे रहता था और दुर्गीकृत हुआ करते थे। तो ये हमने देखा था। ईंट की बात हम करें तो 3 तरह के ईंट पूरे अगर सभ्यता में हम देखेंगे तो 3 तरह के ईंट मिले हैं। एक है मड ब्रिक, बंट ब्रिक और डेकोरेटेड ब्रिक। मड ब्रिक का मतलब हुआ कच्ची ईंटें, बंट ब्रिक पक्की ईंटें और डेकोरेटेड ब्रिक का मतलब अलंकृत ईंटें। तो 3 तरह की ईंटों का प्रचलन वहाँ पर हुआ है। और जल निकासी व्यवस्था वहाँ की काफ़ी उन्नत थी। तत्कालीन जितनी भी सभ्यताएं थी उससे सबसे बेहतर जल निकासी वहाँ पे थी। जल निकासी एक आम, वर्तमान में भी आम समस्या बन गई है शहरों के लिए, लेकिन वहाँ अगर आप देखेंगे तो इसका बहुत ही उन्नत विकास हुआ था। तो जैसे ग्रिड पद्धति को अगर हम समझेंगे, यहाँ पे ग्रिड पद्धति, तो जैसे आप देखिए ये घर ये है, पूरा शहर है, तो ये सड़कें हैं। ये जो सड़कें होती थी राजमार्ग कहा गया है, ये 10 मीटर इसकी चौड़ाई होती थी। समकोण पर एक दूसरे को ये काटती थी। तो आप देखिए एक जालनुमा संरचना रहता था और इधर घरों का बसाव होता था। दोनों तरफ से सड़कें हैं, बीच में घर हुआ करती थी और अंदर गलियां होती थी जाने के लिए। तो ये हमें देखना है कि घर कैसे होते थे। तो घर के जो दरवाजे हैं, घर के दरवाजे गली में खुलते थे। जैसे इसका हम किसी घर को छोटा सा उदाहरण कर लेते हैं। जैसे ये सड़क है ऐसे, और ये भी सड़क है, ये सड़क हो गया ऐसे, ये सड़क, इधर गली है उदाहरण के तौर पर मान लिया जाए। तो ये जो घर है ना, तो ये मेन सड़क की तरफ नहीं खुलेगी। अगर इधर भी सड़क मान लिया जाए कि दो तरफ से अगर सड़क इस घर की तरफ लग रहे हो और इधर पतली गली हो, तो ये सड़क न तो इधर खुलती थी घर, न इधर इसके दरवाजे खुले होते थे। इसके दरवाजे गली में खुले हुए होते थे सभी जगह के। अब इसमें एक अपवाद है लोथल में जो दरवाजे हैं वो मेन रोड पे खुलते थे, लोथल में, याद रखना है। और बाकी जो के दरवाजे हैं वो गली में खुलते थे। हर घर के अंदर एक बड़ा आंगन होता था। हर घर के अंदर देखने को मिलता है शौचालय है। हर घर के अंदर किचन है, बाथरूम है, ये सारे सीढ़ियाँ भी हैं। तो ये हमने देखा था, पिछली वीडियो में हमने इसकी चर्चा की थी। तो ये हमने देखा। टीला, इसके बारे में हमने चर्चा किया ही था टीला के बारे में, कि जैसे ये है पश्चिमी टीला, ये पूर्वी टीला है। पश्चिमी टीला को दुर्ग टीला कहा जाता था, और इसे नगर टीला कहा जाता था, नगर टीला। और यहाँ पे रहने वाले लोग होते थे, जैसे किसान रह रहे हैं यहाँ, क्राफ्ट्समैन, कारीगर लोग रह रहे हैं यहाँ, ठीक है ना, मजदूर यहीं रहेंगे। तो ये सामान्य जनता यही निवास करती थी। और जो पूर्वी टीला होता था ये हाइट पे होता था, है ना, ये ऊंचाई पे होता था, और ये ज़्यादातर ये सामान्यतः फोर्टिफाइड मतलब दुर्गीकृत होता था, दुर्ग से घिरा हुआ रहता था, किलेबंदी होती थी। यहाँ शासक वर्ग या पुरोहित वर्ग यहाँ रहते थे। ये दुर्गीकृत सामान्यतः नहीं होता था, लेकिन कहीं कहीं दुर्गीकृत है। जैसे लोथल में कहीं दूर के अंदर दोनों है, कालीबंगा में है, अलग अलग है तो है। लेकिन सामान्यतः अगर हम देखें कि जो नगर था वो नगरों का जो 2 भाग में नगर डिवाइडेड होता था। एक है पूर्वी, या फिर ये पूर्वी टीला हो गया या नगर टीला हुआ। यहाँ आम लोग रहते थे, बाजार मेला नगर वगैरह यहीं लगता था। और ये जो है यहाँ शासक वर्ग के लोग रहते थे। और ये पश्चिम में हुआ करता था, इसे दुर्ग टीला या पश्चिमी टीला इसे कहा जाता था। तो ये विशेषता ये नगर नियोजन के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं। ये टीला है, 2 भाग में बटा हुआ है। ईंट की हम बात करें तो ईंट, इसमें कच्ची ईंटें, पक्की ईंटें और अलंकृत ईंटें, 3 तरह की ईंट का प्रयोग होता था। जल निकासी व्यवस्था बेहतर थी, हमें देखने को मिला है। ये 3 चीज़ हमने नगर नियोजन हमारा एक कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं सामाजिक स्थिति क्या है, समाज की क्या स्थिति थी, ये देखते हैं।
तो प्रजाति जो है वो विभिन्न प्रजाति के लोग यहाँ पर रहते थे। 4 प्रजातियाँ ऐसी थी। सबसे ज़्यादा जिस प्रजाति के लोग रहते थे वो थे भूमध्य सागरीय। भूमध्य सागरीय की प्रजाति यहाँ पर ज़्यादा थी। इसके अलावा यहाँ पे अल्पाइन प्रजाति है। इसके अलावा यहाँ पे प्रोटोस्टलाइट प्रजाति के लोग रहते हैं, मंगोलाइट प्रजाति के लोग रहते हैं। अब प्रोटोस्टलाइट प्रजाति से आपको याद ये करना है कि मोहनजोदाड़ो में जो मूर्ति मिली है नर्तकी की कांसे की, वो प्रोटोस्टलाइट प्रजाति की ही मूर्ति है। लेकिन सामान्यतः यहाँ पे जो जनसंख्या है वो भूमध्य सागरीय जनसंख्या यहाँ पर है। तो प्रजाति में हमारा ये हो गया भूमध्य सागरीय। निवास में अगर हम देखें तो निवास में फिर हम डिवाइड करके देख सकते हैं कि निवास में यहाँ पर वर्ग विभाजन देखने को मिलता है कि जो शासक वर्ग पुरोहित वर्ग के लोग हैं उनका निवास अलग होता था और सामान्य लोग का निवास अलग होता था। वेशभूषा की अगर हम बात करें तो वेशभूषा में यहाँ पर सूती वस्त्र के कपड़े होते थे। सूती वस्त्र कपड़े होते थे, इसका मतलब कपास उत्पादन यहाँ होता था। तो कपास को यूनानी लोग, ग्रीक लोग सिंडन कहा करते थे। कपास सबसे प्राचीन भारत में हड़प्पा में ही शुरू हुआ था कपास की खेती, तो कपास के बनते थे। दूसरी तरफ अगर हम देखें थे तो देखेंगे कि इस पर डिज़ाइन किया हुआ रहेगा। तो जो कपड़े होते थे कपड़े पर डिज़ाइन भी किया हुआ होता है। तो एक तो वस्त्र क्या है, वस्त्र है तो सूती वस्त्र है, और दूसरा उस पर अलंकरण भी है, उस पर डिज़ाइन भी किया हुआ है। आभूषण में अगर हम देखेंगे तो आभूषण आपको मिलेंगे कि एक तरफ आभूषण बन रहे हैं सोने के, चांदी के, लाजवर्द के, माणिक्य के। दूसरी तरफ ऐसे भी आभूषण मिलते हैं जो मिट्टी के आभूषण हैं, निम्न कोटि के पत्थरों के आभूषण हैं। इसका मतलब क्या है कि जो उच्च वर्ग के लोग हैं वो महंगे आभूषण पहनते हैं, और जो नीच वर्ग के, निम्न वर्ग के लोग या मध्यम वर्ग के लोग, निम्न वर्ग के लोग हैं वो मिट्टी वगैरह के आभूषण को पहनते हैं। तो आभूषण भी हमने देखा। फिर महिलाओं की स्थिति अगर आप देखेंगे तो महिलाओं की स्थिति में पहले तो आपको यह देखकर आदर्शवादी देखने में लगेगा कि मातृ देवी की पूजा वहाँ होती थी, तो महिलाओं की स्थिति बहुत ही बेहतर रही होगी, और सामान्यतः ये परसेप्शन है भी। लेकिन दूसरी तरफ जब सती प्रथा के साक्ष्य हमें वहाँ मिलता है तब हमें समझ में आता है कि सती प्रथा के साक्ष्य शायद वहाँ पर रहा होगा। तो क्योंकि आपने देखा था कि लोथल से मिले हैं हमें 3 शव मिले हैं जो युग्मित शव हैं, जहां पुरुष के साथ महिला भी वहां पर दफनाई गई है। तो इससे पता चलता है कि सती प्रथा का साक्ष्य रहा होगा। और सती प्रथा का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य अगर आप इंडिया के कॉन्सेप्ट में देखेंगे तो वो आपको हड़प्पा सभ्यता में ही मिलेगा। तो महिलाओं की स्थिति में हमने देखा कि यहाँ मातृ देवी की पूजा होती थी। मातृ देवी की पूजा होती थी तो मातृ प्रधान समाज देखने से प्रतीत होता है। सती प्रथा की भी स्थिति हमें वहाँ पर देखने को मिलती है साक्ष्य। मनोरंजन में अगर हम देखें तो मनोरंजन में विभिन्न तरह के साधन थे मनोरंजन के लिए, जैसे शतरंज खेलना भी साधन था, और जानवर पशु पक्षियों को आपस में लड़वाना यह भी था। ढोल मंजीरा ये भी साधन था। तो ये सब पासा खेलना, तो पासा चौपाड़ खेलना भी था। तो ये मनोरंजन के विभिन्न साधन हुआ करते थे। तो समाज के पक्ष में हमने इतना देखा, प्रजाति, निवास, वेशभूषा, आभूषण, महिलाओं की स्थिति और मनोरंजन, हमने इस पर बात किया। महिलाओं की अब देखेंगे आभूषण की बात करेंगे तो आभूषण पुरुष और महिला दोनों धारण करते थे। महिलाओं के लिए आप देखेंगे कि सौंदर्य प्रसाधन की भी चीज़ें वहाँ पर मिली हैं। सौंदर्य प्रसाधन की चीज़ें जैसे लिपस्टिक मिलना, सिंदूर मिला है। नासौर है पाकिस्तान में, नासौर वहाँ से सिंदूर मिला है। काजल का भी साक्ष्य मिला है, तो लिपस्टिक का साक्ष्य मिला है। एक जो श्रृंगार बॉक्स जो होता है उसका भी साक्ष्य मिला है। तो ये सब साक्ष्य मिला है देखने में वहाँ। तो ये सामाजिक पक्ष हमारा कंप्लीट होता है। अब धार्मिक पक्ष में हम देखते हैं तो धार्मिक पक्ष में एक तो हमें यह देखना है कि धर्म में दर्शन का अभाव है। दर्शन के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिली है, क्योंकि दर्शन की जानकारी अगर आपको प्राप्त करना होगा तो आपको साहित्यिक स्रोत को पढ़ना आना चाहिए। जैसे वैदिक साहित्य में अगर हम उपनिषद वगैरह देखे हैं, दर्शन की जानकारी होली है, तो इसका मतलब यह हुआ कि उसे पढ़ा गया, पढ़ने के बाद ही आपको जानकारी मिलेगी, वैसे स्रोत मिलेंगे। हड़प्पा के संदर्भ में समस्या यही रही है कि अभी उसके जो साहित्यिक साक्ष्य हमारे पास हैं भी तो उसे डिकोड नहीं किया गया है, स्क्रिप्ट नहीं पढ़े गए हैं।
तो हमें यह नहीं पता चलता है कि दर्शन के बारे में उन लोगों का क्या ख्याल था और कितनी उड़ान वो लोग उड़े थे। जैसे देखने को मिले हम आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, तो या फिर क्या और इसके आगे क्या उनकी अलग सोच रही होगी। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं वैदिक काल में फिलॉसफी में हम अगर देखें तो सबसे बड़ा स्रोत हमारे पास और सबसे पहला स्रोत इनफैक्ट हमारे पास आता है उपनिषद। उपनिषद के बाद एक और धारा हम देखते हैं, उपनिषद के बाद फिर बुद्धिज़्म आता है, जैनिज़्म आता है। तो इस तरीके से एक धारा विकसित हो जाती है यहाँ पर दर्शन की भारतीय संस्कृति के संदर्भ में। लेकिन इस मामले में कम से कम दर्शन के मामले में हम हड़प्पा तक नहीं जा सकते, वैदिक काल तक ही हमें रुकना होगा, क्योंकि वहाँ से कोई भी साहित्यिक हमें भी जानकारी नहीं मिल पाई है इसके संदर्भ में। अब इसका दूसरा जो रिलीजन का जो दूसरा पक्ष होता है, जैसे उसका जो रिचुअल्स वगैरह होते हैं उसके बारे में जानकारी है। तो पूजा होती है। अब पूजा किन किन की होती है? तो पूजा होती है मातृदेवी की, पूजा होती है पशुपति की, पूजा होती है बैल की। तो पूजा में हम 3 चीज़ों को देखेंगे, मातृदेवी, पशुपति और बैल की, 3 की पूजा यहाँ पर होती है। अब पशुपति की देखेंगे तो पशुपति की एक मूर्ति है पशुपति की, और उस मूर्ति में देखेंगे कि उसके दाएं तरफ जानवर हैं, बाएं तरफ जानवर है और पैर के नीचे भी जानवर है, और उसी को पशुपति नाम दिया गया है। तो जैसे हाथी है, दाएं तरफ 2 जानवर है, हाथी और बाघ का चित्र, ये मुहर पर है, एक्चुअली मुहर है और मुहर पर ही आकृति बनी हुई पशुपति की। तो पशुपति हैं, दाएं तरफ उनके बाघ है और हाथी है, और बाएं तरफ गेंडा है और एक भेड़ है, और नीचे 2 हिरन है। तो इस तरीके से इसे पशुपति का नाम दिया गया है। अब देखते हैं कि स्वास्तिक के चिन्ह हमें वहाँ से मिले हैं, हड़प्पा से ही, पहली बार हड़प्पा से ही स्वास्तिक के चिन्ह मिले हैं, और पीपल के पेड़ के भी पहचान हुई है, वहाँ मिले, अंकित था ये सब मुद्राओं पर, तो ये हमें देखने को मिला है वहाँ से। तो धार्मिक के बारे में हमने देखा कि पूजा के बारे में पहली बात यह है कि दर्शन का अभाव है, जानकारी नहीं है। पूजा होती थी मातृदेवी की, पशुपति की, और जो पशुपति हैं तो पशुपति के पास कौन कौन से जानवर हैं ये हमने देखा। तो वहाँ पे 4-5 जानवरों का उल्लेख मिलेगा जो अंकित है उनके आसपास। उन 5 के आप नाम जानेंगे, हाथी है, बाघ है, गैंडा है, भेड़ है, और फिर नीचे पैर के पास 2 हिरन है। ये जानकारी रखना है। सबसे जो पवित्र धर्म में अगर हम देखें तो सबसे पवित्र जो पशु होता था वो होता था 1 सींग वाला बैल। सबसे पवित्र पशु होता था 1 सींग वाला बैल। ऐसे अन्य पशुओं के बारे में जानकारी तो है ही, अन्य पशु के बारे में जैसे गाय, घोड़ा, बैल, हाथी, ये सब के बारे में जानकारी है। लेकिन सबसे जो पवित्र जानवर है वो सबसे पवित्र पशु है 1 सींग वाला बैल। हमें ये भी याद रखना होगा। तो अब देखते हैं कि अंतिम जो संस्कार है उसके बारे में क्या उसमें प्रचलित रहा था। तो इसमें 3 तरीके के होते थे, दफनाया जाता था। तो 3 तरीके थे दफनाए जाने के। एक था कि पूर्ण शवाधान, पूरा जो शव है, डेथ बड़ी है, उसको ब्यूरी कर दिया जाए, वो था। दूसरा था जो जैसे पहले दाह संस्कार होता था, दाह संस्कार, जला दिया जाता था शव को, और जलाने के बाद जो अवशेष बचा उसे दफना दिया जाता था, उसे गाड़ दिया जाता था। और तीसरा जो था वो था कि जैसे मरने के बाद डेथ बॉडी को बाहर छोड़ दिया गया उसके पशु और पक्षियों के खाने के लिए, और पशु और पक्षी कुछ भाग खा लिए शरीर के, खा लेते थे। उसके बाद जो बचा हुआ शरीर का भाग होता था, हड्डियां, उसे दफना दिया जाता था। तो 3 तरीका था वहाँ पे। एक है कंप्लीट ब्यूरी सिस्टम है, और एक है कि पोस्ट क्रीमेशन, जलाने के बाद है, और एक है कि पहले बर्ड्स, एनिमल्स खाएंगे उसे, शरीर के भाग को, मांस को, और फिर उसे दफनाया जाएगा। तो ये अंतिम संस्कार के कॉन्सेप्ट ये थे 3 तरीके के, हमने ये देखा। तो हमारा राजनीतिक और हमारा टाउन प्लानिंग और सोसाइटी और रिलीजन ये कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं आर्थिक थोड़ा सा लंबा है, इसमें हमें एग्रीकल्चर देखना है, हमें एग्रीकल्चर देखना है, पशुपालन देखना है, शिल्प उद्योग देखना है, हमें व्यापार देखना है, और परिवहन भी देखना है। तो आर्थिक थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा।
जैसे कृषि में अगर हम देखते हैं तो कृषि में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मिट्टियाँ उपजाऊ होती थी, जलोढ़ मिट्टी होते थे। और वो कारण ये था कि सिंधु नदी और सिंधु की जो सहायक नदियाँ थी वो एक लंबी यात्रा करके आती थी, बहती हुई आती थी और अपने साथ उपजाऊ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी लेकर आती थी और नदियाँ के किनारे वो फैल जाता था। और यही कारण था कि वहाँ की मिट्टियाँ उपजाऊ अधिक थी, इसलिए एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत बेहतर स्थिति में थी वहाँ। अगर फसलों की हम बात करें तो गेहूं, जौ, कपास, तरबूज, खरबूज, राई, सरसों, बाजरा, मटर, इन सब का उत्पादन होता था। अब जैसे चावल, लोथल से चावल का साक्ष्य मिला है, लोथल से चावल का साक्ष्य भी देखने को मिला है। तो ये सब फसल के बारे में आप जानकारी रखेंगे। नवंबर दिसंबर में फसलों की बुआई की जाती थी, नवंबर दिसंबर में फसलों की बुआई की जाती थी और मार्च अप्रैल में या मार्च अप्रैल में इसे काट लिया जाता था। तो ये स्थिति थी कृषि की। तो ये हमने कृषि के बारे में देखा। अब हम पशुपालन की बात करते हैं। पशुपालन की बात करें तो पशु को क्यों पाला जाता था, तो उसके कई यूज़ होते थे, कई उसके इस्तेमाल होते थे। जैसे पहला बात तो हो गया कि कृषि के क्षेत्र में उनका उपयोग किया जाएगा। जैसे बैल हैं या भैंस है तो उसके जोता जाएगा, खेत को हल जोतने के लिए काम आते हैं। तो एग्रीकल्चर में तो काम आएंगे ही आएंगे। एग्रीकल्चर के साथ साथ दूसरा काम में यह आ सकते हैं कि मांस उत्पादन के लिए, तो भोजन वगैरह के लिए, तो खाद्य पदार्थ के रूप में भी उनका इस्तेमाल किया जाता था। दूसरा है व्यापार में भी, जैसे पाल कर बड़ा करने के बाद उसे बेच दी, तो आज भी इन्फैक्ट होता ही है, उसे बेच दिया जाए, बेचने के बाद पैसे आते हैं, तो उसका उस तरीके से भी इसका इस्तेमाल किया जाता था। और अगला है परिवहन के रूप में, जैसे यातायात, कोई सामान वगैरह आपको ढोना है तो उसके लिए भी जानवर पाले जाते थे। तो पशुपालन क्यों होता था, हमने देखा कृषि के क्षेत्र में उनका इस्तेमाल होता था, परिवहन के क्षेत्र में इस्तेमाल होता था, खाद्य के रूप में उनका इस्तेमाल होता था और उनको व्यापार भी, जैसे उनको पालन करके बड़ा करके उसे बेचते भी लोग थे और मुनाफा कमाते थे उस पर। ये था। अगर हम बात करते हैं जानवर के बारे में, किन किन जानवरों की जानकारी हमें मिली है वहाँ, तो गाय, बैल, भैंस, कुत्ता, बारहसिंगा, बिल्ली, हाथी, बाघ, घोड़ा, ऊंट की जानकारी मिली है। ऊंट का अस्थिपंजर है वो कालीबंगा में मिला है, कालीबंगा राजस्थान में है, तो वहाँ से मिला है। यही स्थिति हुआ। तो सबसे हमें देखना है, सिंह नहीं मिला है, याद रखेंगे। सिंह या जिसे शेर हम कहते हैं, शेर का उल्लेख नहीं है। मेसोपोटामिया में है शेर का उल्लेख, लेकिन हड़प्पा सभ्यता है वहाँ पे शेर का नहीं पहचान है। दूसरा हमें यह भी देखना है कि जो मुद्रा होती थी, इतने जानवरों की जानकारी तो ज़रूर थी, लेकिन जो मुद्रा होता था, तो मुद्रा जो होते थे, उस मुद्रा पे जो अंकन किया जाता था, जिसमें जानवरों का भी अंकन होता था, मुद्रा पे अंकन होता था पशु का, देवता का, पेड़ पौधे का, इनका अंकन किया जाता था मुद्रा पर। तो उस मुद्रा के अंकन पर जब हम देखेंगे तो वहाँ पे गाय का अंकन नहीं है, हमें याद रखना है, गाय का अंकन नहीं है, ऊँट का अंकन नहीं है, घोड़ा का अंकन नहीं है मुद्रा पे। तो ये हमें याद रखना है, गाय, घोड़ा, ऊंट का अंकन नहीं है, बाकी सभी जानवरों का अंकन है। सबसे पवित्र जानवर है एक सींग वाला बैल, सबसे पवित्र जानवर माना जाता है। उसके बाद हमें देखना है कि शिल्प उद्योग की क्या स्थिति रही थी। शिल्प उद्योग वहाँ एक बेहतर व्यवस्था में था और वस्त्र निर्माण, मनका निर्माण, मृदभान, पॉटरी, ये वेयर बनाए जाते थे। शिप उद्योग था। तो लोथल में आप देखेंगे कि लोथल में मनका बनाने का भी कारखाना है और लोथल में शिप उद्योग भी है। दोनों उद्योग लोथल में आपको मिलेगा। और अगर आप मनका बनाने की बात करेंगे तो लोथल में भी इसका है फैक्ट्री और चनहुदड़ों में भी इसकी फैक्ट्री है, 2 जगह मिली है। और शिप उद्योग का लोथल और बालाकोट दोनों जगह है। बालाकोट पाकिस्तान में है जो अरब सागर के तट पर है नीचे, और लोथल भारत के गुजरात में स्थित है। तो ये हमें देखने को मिला। और मृदभान प्राय हर जगह बनाए जाते थे। तो शिल्प उद्योग का जब आप देखेंगे तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा लेबर डिवीज़न, मतलब आपको यहाँ पर इसी को कहा जाता है शिल्प विशेषीकरण। मतलब अलग अलग जो इस कारखाने जो शिल्प उद्योग में काम करने वाले जो लोग हैं, तो अलग अलग उद्योग के अलग अलग स्थान बन गए थे, अलग अलग बाजार बन गए थे। तो जिसे कहते हैं हम लेबर डिवीज़न यहाँ हुआ था। शिल्प उद्योग बहुत बेहतर अवस्था में था। आप देखेंगे कि
भले ही यहाँ पर लोहे का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, लेकिन बाकी सभी धातुओं का इस्तेमाल यहाँ पर हो रहा है और उसी की सहायता एग्रीकल्चर बेहतर स्थिति में आ रही है यहाँ। और जैसे मनके बन रहे हैं, औजार बन रहे हैं, जैसे खुरपा हुआ, कुदाल हुआ, ये सारे औजार भी यहाँ पर बन रहे हैं। तो हमें देखने को मिलता है कि एक बेहतर उद्योग का संरचना स्थापित हो गया था और यही कारण था कि बाज़ार विकसित हुए थे। और जो सभ्यता पहले ग्रामीण रही थी, जैसे अगर आप पाषाण काल में चले जाएंगे, खास करके नव पाषाण में जाएंगे आप, नियोलिथिक में, तो वहाँ पर ग्रामीण उस समय की जो संस्कृति थी वो ग्रामीण संस्कृति थी और वो ग्रामीण संस्कृति धीरे धीरे विकसित होकर ही नगरीय संस्कृति बनी थी और वो हड़प्पा संस्कृति के, हड़प्पा सभ्यता के रूप में हम जानते हैं। तो हुआ क्या कि आगे चल के जब हम पतन के बारे में देखेंगे तो हड़प्पा सभ्यता का जो पतन होता है ना, तो पतन का मतलब ये नहीं होता है कि पूरे के पूरे का जो जनसंख्या है वो ख़त्म हो गया है, तो ये हमें देखना है, या फिर पूरा का पूरा शहर ख़त्म हो गया। तो अर्बन पॉपुलेशन नेवर वैनिश, कभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, नेवर वैनिश्ड, कभी भी ख़त्म नहीं हुआ। तो क्या हुआ है, हाँ, बट इट जस्ट ट्रांसफॉर्म्ड, इसका परिवर्तन हो गया, ये परिवर्तित हो गया यहाँ की जनसंख्या, जैसे इसका रूप परिवर्तित हो गया, ये धीरे धीरे शहरी से ग्रामीण होता चला गया। कैसे, जो बाज़ार थे वो धीरे धीरे डिक्लाइन करने लगे, धीरे धीरे मार्केट टूटने लगा और मार्केट टूटने के बाद धीरे धीरे सारी विशेषताएं इसकी कम होती गई। इनका इंटरनेशनल ट्रेड भी, जब खुद प्रोडक्शन आपका नहीं होगा तो आप प्रोडक्शन नहीं होगा तो एक्सपोर्ट कैसे कर पाएंगे। एक्सपोर्ट के लिए सबसे पहली बात है कि आपके यहाँ प्रोडक्शन होना चाहिए ना। तो धीरे धीरे प्रोडक्शन, अब किसी कारणवश, कौन से कारण रहे होंगे उसका, अलग अलग स्कॉलर्स अलग अलग उसके कारण बताते हैं। बहरहाल हम देख रहे थे शिल्प उद्योग, तो शिल्प उद्योग में हमने देखा क्या क्या है, वस्त्र उद्योग है, मनका है, मृदभांड है, शिल्प है। कौन कहाँ से मिलता है इसका ऑलरेडी हमने चर्चा की है। जब हम पढ़ रहे थे, जब महत्वपूर्ण स्थल हम देख रहे थे, तो एक एक स्थल में हमने बात किया था कि किससे कहाँ क्या मिलता है। तो अगर फिर से उसको दोहराई जाए अगर यहाँ पर, तो रिपीटेशन हो जाएगा सिर्फ। तो वाणिज्य व्यापार की अगर हम बात करें, वाणिज्य व्यापार दो, इसको वाणिज्य व्यापार को हम अलग लेते हैं, इसके बाद हम एक अलग लेते हैं इसे, किस तरह से इंटरनल था और एक्सटर्नल था। इंटरनल में हम क्या क्या कहाँ से इंपोर्ट करते थे और एक्सटर्नल में क्या क्या हम इंपोर्ट करते थे कहाँ से और क्या एक्सपोर्ट किया जाता था, ये हम देखेंगे। तो इसका स्लाइड हम अलग बनाएंगे, ठीक है ना, इसका स्लाइड हम अलग बनाएंगे। तो फिलहाल हमने ये देख लिया। अब आर्थिक के बाद सांस्कृतिक हम ये देख लेते हैं, संस्कृति के बाद फिर हम आर्थिक फिर से देखेंगे, क्योंकि आर्थिक में हमारे पास सभी वाणिज्य और व्यापार बचा हुआ है। सांस्कृतिक में हमें देखने को मिला है कि लिपि क्या है, तो लिपि में बेस्त्रोफेदन लिपि है, इसको चित्रात्मक लिपि कहा जाता है और ये बाएं से दाएं और फिर दाएं से बाएं लिखी जाती थी, ठीक है ना। ये बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, जैसे आज हम अगर लिखते हैं तो हम लोग कैसे लिखते हैं, हम लोग यहाँ से लिखना शुरू करते हैं ना, हम लोग यहाँ से लिखना ऐसे करके लिखते हैं। तो ये लेफ़्ट हुआ ना, ये बाएं हुआ लेफ़्ट, और ये राइट हुआ, तो बाएं से राइट जाते हैं, लिखने के बाद यहाँ रुक जाते हैं और फिर शुरू करते हैं लेफ़्ट टू राइट, ऐसे लिखते हैं। लेकिन हड़प्पा में क्या होता था कि जैसे ये राइट हुआ और ये लेफ़्ट हुआ, तो इधर से लिखना शुरू करते थे वो लोग, ऐसे वो लोग लिखना शुरू करते थे इधर से, और लिखने के बाद ऐसे नहीं कि रुक के जाए फिर इधर से लिखे, नहीं, फिर इधर से शुरू होता था, अगला लाइन इधर से शुरू होगा और फिर अगला लाइन इधर से शुरू होगा, ठीक है। तो अगर हम ऐसे बनाए हैं, अगर हम ऐसे करके देखें तो कैसा देखने को लग रहा है, तो ऐसे देखने में लग रहा है जैसे गोमूत्र की तरह संरचना इसका हो, जैसे गोमूत्र कैसे रास्ते पर जब ट्रैवल करता है वो, तो इसीलिए इसे गोमूत्रात्मक लिपि भी कहा जाता है। ऐसे बेस्त्रोफेदन लिपि नाम हुआ, ऐसे गोमूत्रात्मक लिपि भी इसे कहा जाता है, ठीक है। इसको हमें ये देखने को मिला। इसमें जिसको जो मूल चिन्ह थे, इसके बेसिक जो इसके सिंबल्स थे वो 64 हैं और ऐसे करीब 300-400 के बीच में ये पूरा इसका जो लेटर्स है लिखा हुआ पूरा वो हमें मिला है। लेकिन इसको जो मूल जो इसके अक्षर हैं वो 64 है, 64 हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा यू आकार का एक अक्षर है, इसका प्रयोग हुआ है, यू आकार का प्रयोग हुआ है। और एक चिन्ह मछली जो है इसका प्रयोग ज़्यादा हुआ है। तो मछली चित्र का प्रयोग बार बार हुआ है, मछली के चित्र का प्रयोग बार बार हुआ है। और लिखावट में लेटर में इसका यू जैसा चित्र है, इसका बार बार इस्तेमाल हुआ है। टोटल 64 लेटर्स हैं लिपि में,
तो ये हमारा लिपि भी कंप्लीट हो गया। तो अभी हमारा क्या कंप्लीट हुआ, परिचय हमने पहले ही कंप्लीट कर चुका है परिचय। और परिचय में हम देखे थे कि कहाँ से इसका परिचय में हमने यह देखा था कि किस तरीके का सभ्यता है। ये प्रथम नगरीय सभ्यता इसे कहा जाता है। हमने नामकरण भी देखा था, इसे सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों कहा जाता है, इसे हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है, इसे सरस्वती नदी सभ्यता क्यों कहा जाता है। हमने ये चर्चा ऑलरेडी किया था। परिचय में हमने देखा था कि इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। उत्पत्ति में हमने देखा था, उत्पत्ति में समस्या है क्योंकि उत्पत्ति में कुछ विद्वानों का कहना है कि विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत उन्होंने प्रस्तुत किया है, और कुछ विद्वान कहते हैं कि नहीं, यहीं की संस्कृति आगे विकसित हुई थी और हम यही मानेंगे। हमें उस पर डिफ़र करना है कि विदेशी संस्कृति के माध्यम से ही संस्कृति की उत्पत्ति हुई है। उसके बाद हमने विस्तार देखा था कि कहाँ से कहाँ तक विकसित है। भारत, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में विकसित थी। किस किस क्षेत्र में इसके कौन कौन से स्पॉट की क्या क्या विशेषता थी, हमने सब मैप बनाकर हमने देखा था। वो सारे पहले वीडियो में ही हमने देख लिया था। उसके बाद महत्वपूर्ण स्थल हमने दूसरा वीडियो में देखा था कि महत्वपूर्ण स्थल इसके कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ की क्या विशेषता थी, हमने मैप बनाकर ये भी देखा था। हम आज विशेषता देखें। विशेषता में राजनीति में अभाव है हमारे पास जानकारी की, वी आर लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन। बाकी नगर नियोजन, टाउन प्लानिंग किस तरीके का था हमने देखा, सामाजिक स्थिति क्या थी हमने देखा, धार्मिक क्या विशेषताएं थी, आर्थिक क्या विशेषताएं थी हम देख रहे हैं। और आर्थिक में हमें अभी वाणिज्य, व्यापार और परिवहन दो देखना बाकी रह गया है, हम अभी देखते हैं क्योंकि उसमें थोड़ा सा फिर बड़ा सा स्पेस चाहिए होगा। हमने संस्कृति में देख लिया, लिपि हमने देख लिया कि लिपि का नाम क्या था, कितने सिंबल्स मिले हैं, हमने यह भी देख लिया। समस्या है अभी तक लिपि को डिकोड नहीं किया गया है, अभी तक पढ़ा नहीं गया है। लिपि के बारे में ऐसे जानकारी तो हमें 19वीं शताब्दी में देखने को ही मिल गया था। 19वीं शताब्दी के मध्य में ही, जैसे 1856-60 के बीच में उसकी जानकारी मिल गई थी, तो खास करके जब रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था लाहौर से कराची तो। लेकिन उसके अंतिम रूप में उसकी पूरी प्राप्ति हुई थी 1920 तक। पूरी जो स्क्रिप्ट था वो मिल चुका था, लेकिन उसके बारे में जानकारी अभी तक, जानकारी ये है कि स्क्रिप्ट है लेकिन उसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है। तो देखेंगे वाणिज्य और व्यापार। तो वाणिज्य और व्यापार जब हम देखेंगे तो इसमें हम देखते हैं पहले कि व्यापार एक इंटरनल है और एक एक्सटर्नल है। मतलब देश के अंदर के किन किन स्थानों से किन किन चीज़ों का व्यापार हो रहा है, और एक देखने हैं कि कौन कौन से ऐसे देश है जहाँ से हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो रहा है। तो पहले हम देखते हैं आंतरिक व्यापार। तो आंतरिक व्यापार कश्मीर से, कोलार से, बलूचिस्तान से, काठियावाड़ से होता है। खेतड़ी से, खेतड़ी राजस्थान में है, और मद्रास से होता है। तो जैसे कश्मीर से बहुमूल्य पत्थर आते थे, और कोलार से, जो कि मैसूर में कोलार है, वहाँ से सोना। बलूचिस्तान से पत्थर आते थे, काठियावाड़ से बहुमूल्य पत्थर। जैसे कश्मीर और काठियावाड़ से जो पत्थर आते थे वो ज़्यादा कीमती पत्थर होते थे, उच्च कोटि के पत्थर वहाँ से आते थे। और जो निम्न कोटि के होते थे वो भी आते थे, जैसे बलूचिस्तान से और काठियावाड़ से। खेतड़ी से चांदी और मद्रास से भी चांदी का आयात किया जाता था। जब हम आयात पढ़ ही रहे हैं तो हम ये भी देखते हैं कि अफ़गानिस्तान और ईरान से किन चीज़ों का आयात किया जाता था। तो अफ़गानिस्तान से लाजवर्द मणि का, और ईरान से चांदी, शीशा और फिरोजा का इंपोर्ट किया जाता था। ये हो गया। अब फिर हम देखते हैं कि तो हम एक्सपोर्ट क्या करते थे। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो क्या एक्सपोर्ट क्या करते थे लोग, तो एक्सपोर्ट करते थे लोग। जैसे आपने देखा था कि मनके का और शिप का दो उद्योग है ना, लोथल में भी आपने देखा, चन्हुदड़ो में देखा, मनके बनाने का दो उद्योग है, दो जगह है। और अगर आप लोथल की बात करें तो यहाँ शिप उद्योग भी है और मनके बनाने का उद्योग भी है। तो इनका जो उद्योग है लगा हुआ है, कारखाना, इसका मतलब प्रोडक्शन हो रहा है। तो इन्हीं जो प्रोडक्शन के बाद इनका एक्सपोर्ट होता था। तो ये दो बड़े इम्पोर्ट के मध्य थे। एक हैं आपके मनके के साथ साथ शिप से बने हुए सामान और वस्त्र, और हाथी के दांत का जो पैमाना होता था वो उसका भी होता था। ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों आपका हो गया। ये हो गया इंपोर्ट किन किन चीज़ों का करते थे, और ये हो गया कि एक्सपोर्ट किन किन चीज़ों का करते थे। और हमने यह भी देख लिया कि कहाँ कहाँ से हम, जो आंतरिक व्यापार हमारा था वो किन किन क्षेत्रों से था। तो इन क्षेत्रों से होता था। ऑप्शन में मान लिया जाए बिहार दे दे, ऑप्शन में अगर दे दे, या यूपी दे दे ऑप्शन में, तो वो सब आपको देखना है कि कौन कौन क्षेत्र थे और कौन कौन क्षेत्र नहीं थे। ये हुआ। अब हम देखते हैं जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की हम बात करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मुख्यतः 3 जगहों से होता था।
और वो इंटरनेशनल ट्रेड जैसे होता था, एक था मिस्र इजिप्ट है, और दूसरा है पर्शिया मतलब फारस, और तीसरा है मेसोपोटामिया जिसे सुमेरियन सभ्यता भी कहा जाता था इराक के क्षेत्र में। तो इन तीनों जगह से भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता था, ये 3 जगहों से होता था। जैसे मेसोपोटामिया की अगर हम बात करें तो मेसोपोटामिया के लिए कितना इंपॉर्टेंट था, एक जगह था हड़प्पन साइट, एक था मेलुहा, एक हड़प्पन साइट था मेलुहा। तो मेलुहा की चर्चा है वहाँ पे। जैसे वहाँ पर एक अभिलेख है सारगोन अभिलेख, सागरोन वहाँ पर एम्पायर था पहले, तो उसी का एक अभिलेख मिला है जो 2350 BC मतलब 2350 BC का है, 2350 BC का मिला हुआ है, और उस पर नाम लिखा हुआ है मेलुहा का भी। मतलब ये चर्चा है कि मेलुहा से भी हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, और वहाँ से जहाज़ वगैरह आते हैं, आकर यहाँ रहते हैं व्यापार के उद्देश्य से। तो ये वहाँ पर चर्चा मिलती है। 2350 BC आप याद रखेंगे सारगोन अभिलेख। सारगोन अभिलेख कहाँ मिला है? तो मेसोपोटामिया में मिला है, मेसोपोटामिया में चर्चा है। 1900 BC तक, 1900 BC तक हमें चर्चा विभिन्न तरह से कहीं ना कहीं हमें साक्ष्य मिलते हैं कि उनके साथ ट्रेड हमारा हो रहा था। लेकिन 1900 के बाद भारत का किसी भी साइट का, हड़प्पन किसी भी साइट का उल्लेख वहाँ पर नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि उनके साथ हमारा व्यापार बंद हो गया था। तो यही जब आप यह पढ़ेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का जो डिक्लाइन हुआ, जो पतन हुआ, तो पतन में कौन कौन से कारण थे? तो पतन में जो एक आर्थिक कारण होगा उसमें यह भी होगा कि जो ट्रेड और कॉमर्स की जो स्थिति थी हड़प्पन सिविलाइजेशन की, वो धीरे धीरे कमज़ोर होने लगी, इसकी संरचना टूट गई, और यही कारण था कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी बंद हो गया, और धीरे धीरे ये जो सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता, धीरे धीरे ग्रामीण सभ्यता में बदल गई थी। बहरहाल हम भी देखते हैं अफ़गानिस्तान के साथ भी होता था, फ़ारस के साथ भी होता था। फ़ारस में एक जगह बहरीन है, बहरीन के साथ होता था। बहरीन को कहा जाता था हाथियों का देश, वहाँ बहुत ज़्यादा हाथी उस समय पाए जाते थे। ईरान के साथ भी हमारा व्यापार होता था। ईरान से चांदी और फिरोज़ा इंपोर्ट किया जाता था। अफ़गानिस्तान से लाजवर्द मनी इंपोर्ट किया जाता था। तो 3 हम तो विदेशी व्यापार अगर हम देखें तो मेसोपोटामिया, मिस्र से मम्मी मॉडल, भारत के गुजरात में मम्मी मॉडल देखने को मिला है, जिससे प्रतीत होता है कि मिस्र के साथ भी हमारा व्यापारिक संबंध रहा होगा। और कुछ यहाँ के मुहरें वहाँ पाई गई हैं, वहाँ के मुहरें कुछ यहाँ पाई गई हैं। जैसे हड़प्पन साइट के जो मुहरें हैं वो मेसोपोटामिया में पाई गई हैं, मेसोपोटामिया में पाई गई हैं। वहाँ पर आयताकार मुद्रें पाई गई हैं, वर्गाकार मुद्रें पाई गई हैं। और मेसोपोटामिया का जो अपना जो मुहरें हैं, उनका अपना जो मुहरें हैं वो मुहरें हैं बेलनाकार, सिलेंड्रिकल उनके हैं। हालांकि भारत में भी आप देखेंगे कि सिलेंड्रिकल है, लेकिन बड़ा सिलेंड्रिकल, छोटा सिलेंड्रिकल यहाँ भी मुहरें बने हैं कमोबेश। लेकिन भारत की जो मुहर हैं वो सबसे ज़्यादा वर्गाकार हैं, स्क्वायर में सबसे ज़्यादा इसके हैं। तो मुहरे की अगर हम बात करें तो टोटल 2500 मिले हैं, 2500 कुल मुहरे मिले हैं हड़प्पा में, पूरे हड़प्पा सभ्यता में, जिसमें अकेले 1200 जो मुहर हैं वो मोहनजोदाड़ो में मिले हैं। इसलिए अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा मुहरे कहाँ मिले हैं तो मोहनजोदाड़ो हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे यह पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा अभिलेखीय मुद्रे कहाँ मिले हैं तब हड़प्पा हो जाएगा। ये 2 चीज़ हमेशा आप क्लियर करके रखेंगे। अभिलेखीय मुद्रे हैं तो हड़प्पा, और अगर पूछे सबसे ज़्यादा मुहरे कहाँ मिले हैं तब सबसे ज़्यादा मुहरे मिले मोहनजोदड़ो से। अभिलेखीय मुद्रे सबसे अधिक संख्या में कहाँ मिले हैं तब हड़प्पा होगा। अब यह प्रश्न उठता है कि जो मुहर होते थे वो बने किस चीज़ के होते थे? तो सेलखड़ी से ही ज़्यादातर बने होते थे। इसके अलावे भी जैसे मिट्टी के भी बने होते थे, और गोमेद के भी बने होते थे, चर्ट के बने होते थे, लेकिन मुख्यतः सेलखड़ी से ही मुहरे बने होते थे। ये हुआ। अब है कि कैसा होता था? तो वर्गाकार था, आयताकार था और बेलनाकार भी थी, लेकिन सबसे ज़्यादा ये वर्गाकार ही थी। लिपि के बारे में आपको पता है, लिपि के बारे में हमने थोड़ी देर पहले ही चर्चा किया था। बेस्त्रोफेदन इसका लिपि का नाम है, 64 को कुल अक्षर थे। और इसमें अगर हम देखें कि जो मुद्राएं हैं, अगर देखें तो मुद्राएं पर जो अंकन किया गया है, तो मुद्रा पे अंकन क्या क्या चीज़ें हैं? तो मुद्रा पर पशु की आकृति, पक्षी की आकृति बनी हुई है, और पेड़ और पौधों की आकृति बनी हुई है, और उस पर कुछ लिपि भी लिखा हुआ है। तो उसके जो मुहरे हैं, मुहरे पर इन सब चीज़ों का अंकन किया हुआ है। ये मुहरा भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं इसके पतन के बारे में, इसके पतन के बारे में क्या कहानी है।
तो पतन के बारे में सबसे पहले हमें देखना है कि पतन के बारे में कौन से विद्वान ने क्या कहा है। तो इसमें कहा गया है कि आर्यों का आक्रमण हुआ है, आर्यंस लोग इन पर अटैक किए और उसके बाद पूरे सभ्यता को मारकर ख़त्म कर दिया। ये बोला है मॉर्टिमर व्हीलर ने। और इस जो जॉन मार्शल ने भी इसमें सहमति जताई है और मॉर्टिमर व्हीलर ने कहा है इसको पूरी तरह से आपको नेगलेक्ट कर देना है, ये पूरी तरह से रिजेक्टेड मत है, क्योंकि ऐसा हुआ ही नहीं है कि पूरा एक जगह आए और मार के पूरा ख़त्म कर दें। इस बात से हमें डिफ़र करना है ना, इस बात से हमें डिफ़र करना है। दूसरा है बाढ़ की घटना रही होगी, लेकिन अकेले बाढ़ पूरी सभ्यता को ख़त्म कर दे ये भी संभव नहीं है, लेकिन कमोबेश इसे स्वीकार तो किया जा सकता है। मलेरिया, इन्होंने कनेडी ने कहा है कि मलेरिया आया होगा, मलेरिया से मर गए होंगे। और लैम्बेरिक नामक एक स्कॉलर हैं, कहते हैं कि जनसंख्या इतना ज़्यादा हो गया कि जनसंख्या का भार बहुत ज़्यादा हो गया, अब फिर ये सभ्यता कंट्रोल नहीं कर पाई, अब धीरे धीरे सभ्यता खत्म हो गई। घोष और आर्य रसायन कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन से हुआ है। जलवायु परिवर्तन एक कारण रहा होगा, लेकिन जलवायु परिवर्तन अचानक घटना होने वाली नहीं है, इसका एक थोड़े समय बाद इसका इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन मान सकते हैं कि घटना रही होगी। और ये दिमित्री देव है रसिया के, ये कहते हैं कि अचानक कुछ ऐसा हुआ होगा, जैसे कुछ प्राकृतिक आपदा अचानक आ गई होगी, जैसे अचानक बिजली गिर गई, अचानक भूकंप आ गया, अचानक कुछ ऐसा हुआ, अब पूरे सभ्यता खत्म हो गया, ये कहते हैं। दूसरा जॉन मार्शल कहते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्यूर है, एडमिनिस्ट्रेटिव पैरालाइज है, सिस्टम पैरालाइज कर गया होगा पूरा, ये कहते हैं। अब कंक्लूजन में आप क्या देंगे? तो कंक्लूजन में है कि सबसे पहले हम ये कहेंगे कि जो आक्रमण कहा गया कि आर्यों का आक्रमण हुआ, उसमें कहा गया कि मोहनजोदड़ो में बहुत सारे वहाँ पर नरकंकाल मिलते हैं, तो ऐसा लगता है कि वहाँ पर नरसंहार हुआ होगा। लेकिन जो नरकंकाल मिले हैं, तो नरकंकाल जब मिले हैं तो उस पर तो सब पे घाव के निशान होने चाहिए थे उनके, जो नरकंकाल मिले हैं उससे ऐसा है नहीं, ये एक बात हुआ। तो इसको पूरी तरह से रिजेक्ट कर देना है। दूसरी बात, हम यह समझने का प्रयास करना है कि द डिक्लाइन ऑफ जो हड़प्पन सिविलाइजेशन का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि पूरे पॉपुलेशन मारा गया, पूरा पॉपुलेशन खत्म हो गया, ये बिल्कुल नहीं है, या पूरा शहर के शहर उजाड़ दिए गए, ये भी नहीं है। बल्कि इसका मतलब हम यह समझना है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन का मतलब होता है इसके नगरीय स्वरूप का परिवर्तन हो जाना, नगरीय स्वरूप का खत्म हो जाना। तो डिक्लाइन नहीं बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन हम इसे कहेंगे, ट्रांसफॉर्म कर गया है पूरा का पूरा। तो अर्बन पॉपुलेशन वाज नॉट वैनिस्ड बट इट वाज जस्ट ट्रांसफॉर्म्ड, हमें समझना है ये बदलाव हो गया। और इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि जब भी कोई नगरीकरण होता है, जब भी कोई अर्बनाइजेशन होता है, तो उसके पीछे एक बेहतर कृषि पद्धति होना का ज़रूरी है। अब आप देखेंगे कि सेकंड जो अर्बनाइजेशन हुआ है वो 6th सेंचुरी BC में होगा, मतलब लगभग 1000 साल हो गए, 1000 साल हो जाएंगे, इसके बाद तब जाकर के सेकंड अर्बनाइजेशन होगा। तो अर्बनाइजेशन के पीछे एग्रीकल्चर की बेहतर स्थिति होनी चाहिए, और वो भी बहुत जल्दी होता नहीं है। तो आपने जब देखा था कि हम नवपाषाण काल में देखेंगे कि कृषि के काल को क्रांति काल कहा गया है, कि कृषि बेहतर अवस्था में होने लगी थी, और वहाँ से विकास की एक यात्रा हुई, जो धीरे धीरे एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होने लगा, धीरे धीरे वहाँ पर जुताई होने लगी, औजार बनने लगे, ऐसे करते करते कृषि बेहतर उन्नत अवस्था में आई। और एक बात और देखना है कि जब व्यापार हमारा होता था विदेशों के साथ, तो वो व्यापार हड़प्पा वासियों के पक्ष में था। उससे क्या हुआ कि इनके पास एक संसाधन आ गए, मुनाफा हुआ, मुनाफा के माध्यम से संसाधन आया, कृषि बेहतर व्यवस्था में थी, तब जाकर के नगरीकरण हुआ। क्योंकि कृषि में इस्तेमाल करने के लिए औजार की आवश्यकता रही होगी। फिर औजार के बाद धीरे धीरे जब कृषि अधिशेष हो जाता है, एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होने लगता है, तो आप देखते हैं कि धीरे धीरे ऐशो आराम की जो वस्तुएं होते हैं, भोग विलास की वस्तुओं के इस्तेमाल किया जाने लगता है, तब फिर उसकी मांग होने लगेगी, तो उसके लिए बाज़ार की आवश्यकता पड़ेगी, कल कारखाने की आवश्यकता पड़ेगी, वो कारखाने धीरे धीरे खुलने लगे। इस तरीके से हड़प्पा में नगरों का विकास हुआ है। अब खेती के लिए, कृषि के लिए उपकरणों की मांग होने लगी, भोग विलासता के लिए उन चीज़ों की मांग होने लगी, चाहे वो लिपस्टिक हो, काजल हो, सिंदूर हो, या फिर आभूषण हो, मनके हो, इनकी मांग होने लगी। जब मांग होने लगेगी, डिमांड होगा, तो फिर सप्लाई के लिए प्रोडक्शन होना जरूरी है। अब प्रोडक्शन हो गया, उस प्रोडक्शन के लिए मार्केट बनने लगे,
इस तरीके से हम देखते हैं कि मार्केट बनने लगे। अब देखें कि आप अनाज की खरीद बिक्री के लिए भी मार्केट की आवश्यकता होती है, तो उसके लिए मार्केट बनने लगे। इस तरीके से नगरीकरण इसका हुआ था और ठीक उसी तरीके से नगरीकरण का डिक्लाइन होने लगेगा, क्योंकि जब इसकी आर्थिक संरचना टूटेगी। एक बात और हमें देखना है कि अब जो बस्ती हो रहे हैं, जैसे आप 3 साइट याद रखें, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, अलोथल, इन्हीं तीनों के बीच में बस्तियाँ थीं जब हड़प्पा विकसित रूप में था। लेकिन जब ये हड़प्पा विकसित रूप इसका कमज़ोर होता है, तब आपको देखने को मिला कि राजस्थान से, और अगर आप आगे चले आएंगे, आप उत्तर प्रदेश में चले आएँ, पूर्वी उत्तर प्रदेश मतलब कि हिंडन नदी के आगे, मतलब आलमगीरपुर के और आगे बस्तियां बनने लगेंगी और पूर्वी गुजरात में बस्तियां बनने लगेंगी। कहने का मतलब कि जब हड़प्पा सभ्यता का जब डिक्लाइन हो रहा है, तब जो बस्तियों का जो विस्तार हो रहा है वो धीरे धीरे पूरब की ओर हो रहा है। और इधर अब इनकी जो सड़कें देखेंगे आप, इनकी सड़कों की जो चौड़ाई पहले 10 मीटर हुआ करता था, अब इनकी सड़कों की चौड़ाई धीरे धीरे कम होने लगेंगी और वो सड़क नहीं बल्कि गली जैसा दिखेंगी। इनका जो टाउन प्लानिंग फेमस था, जब हड़प्पा विकसित स्वरूप में था तो टाउन प्लानिंग बेहतर था। जैसे हर चीज़ का एकदम क्लियर था कि इधर से सड़कें होंगी, इतना का रोड, गलियां होंगी या फिर ऐसे ऐसे मकान बनेंगे। एक सिस्टम देखने को हमें मिल रहा था। अब सिस्टम देखने को नहीं मिलेगा। तो अब देखने को क्या मिल रहा है कि अब जो सड़क है वो गलियों की तरफ हो गए और मकान बनाने का कोई सिस्टम नहीं रहा। अब गली के बीच में, सड़क के बीच में मकान बन जा रहा है। अब इधर एक गली जा रही है, आगे वहीं पर बीच में मकान बन गया। अब फिर एक अलग छोटा पतली रास्ता निकलेगी। वर्तमान में गाँव में जिस तरीके से बसावट हम देखते हैं, करीब करीब फिर वैसे ही होने लगा। मतलब प्लानिंग नहीं था, एक प्लान के तहत बसाया हुआ नहीं था, बेतरतीब ढंग से बसते चले गए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अब प्रशासनिक शिथिलता आ गई, अब एडमिनिस्ट्रेशन उतना बेहतर नहीं रहा, अब एक रूपता नहीं रहा, ये कमजोरी हुआ। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं हो रहा है। जैसे मेसोपोटामिया में जो 1900 BC के बाद अभिलेख में भारतीय कोई साइट, हड़प्पन सिविलाइजेशन के किसी साइट्स का उल्लेख नहीं किया जा रहा है। इसका मतलब कि वो कम है, इसका मतलब कि प्रोडक्शन भी नहीं हो रहा है। इस तरीके से क्या हुआ कि अब बाज़ार भी कम होने लगे। जैसे हैंडीक्राफ्ट्समैन भी थे, अब हटने लगे। अब क्या हो रहा है कि नगर में रहने वाले जो जनसंख्या थी, अब धीरे धीरे ग्राम की तरफ बढ़ने लगी। तो नगरीय जनसंख्या ग्रामीण जनसंख्या में परिवर्तन होने लगी। दूसरे शब्दों में, नगरीय सभ्यता ग्रामीण सभ्यता में बदलने लगी। फिर से कृषि की तरफ लोग लौटने लगे। तो बाजार टूटना, अब किसी भी इस तरीके का, तो यही हुआ कि इसी तरीके से ऐसा कोई कारण रहा होगा जिससे नगरीय संरचना टूटी होगी, जिसमें कई कारण हो सकते हैं। अभी तक इस पर फाइनल डिसीजन पर नहीं पहुंचा जा चुका है कि कौन से एक कारण रहे होंगे। लेकिन आपको भी पता है कि कोई एक कारण किसी भी बड़े परिवर्तन के जिम्मेवार नहीं हो सकता है। कई कारण का इसमें सम्मिश्रण ही होता है। तो ये हमें समझने का प्रयास करना है। तो आप इसमें जब देखेंगे तो सबसे पहले है कि क्लाइमेट चेंज हुआ होगा, और क्लाइमेट चेंज जब हुआ होगा तो धीरे धीरे इसका असर रहा होगा, अचानक हुआ नहीं होगा। इसमें है मानसून का कमज़ोर हो जाना, या फिर जनसंख्या का शिफ्ट करना। जनसंख्या शिफ्ट कर रही होगी, जैसे नगर से गांव की तरफ जा रही होगी जनसंख्या, ये देखने को मिला है। इंटरनेशनल ट्रेड कमज़ोर होने लगा, फ्लड की घटना, ड्राउट की घटना, ये सब रहा होगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि डिक्लाइन किस तरीके से किया है। तो ये हड़प्पा सभ्यता का पतन के बारे में हम जाने हैं। यह भी हम समझने का प्रयास करेंगे कि जो घर होते थे पहले जब घर हम देख रहे थे तो उसमें क्या था कि जैसे गली है, गली से घर में जाएंगे, एक आगे दीवार मिलता था, उसके अंदर से इधर आंगन में पहुंचते थे। एक बड़ा सा आंगन हुआ करता था, इधर घर हुआ करते थे। अब क्या होने लगा कि अब आंगन में दीवार नज़र आ रहा है। इसका मतलब एक घर में 2 घर होने रहेंगे। होता है कि आगे चल के बंटवारा होने के बाद ऐसा हुआ होगा। तो इस तरीके से देखने को मिल रहा है कि जो स्वतंत्र घर हुआ करते थे बेहतर अवस्था में, अब वो देखने को नहीं मिल रहा है। तो इस तरीके के साक्ष्य मिले हैं, जिससे हम ये समझते हैं कि अब धीरे धीरे जो इसका एक विकसित जो रूप था, जिसका टाउन प्लानिंग था, नगर नियोजन था, वो भी कमज़ोर होता चला जा रहा है। तो इस तरीके से हमने देखा कि हड़प्पा का पतन है। अब कोई भी प्रश्न अगर आता है इस तरीके से, तो आप बनाने में सक्षम हो जाएंगे। हमें ये देखना है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का 3 वीडियो के माध्यम से पूरे सिंधु सभ्यता का कंप्लीट हो गया। अगर इसमें से कुछ आपको लगता है कि छूट गया हो
तो आप कमेंट में मुझसे बताएंगे। अगर ऐसा लगे कि कुछ पोर्शन छूट रहा है तो इस पर हम फिर से एक और वीडियो बनाएंगे। लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पूरा पोर्शन हमने कवर कर लिया। इसके बाद आए के वीडियो में हम वैदिक सभ्यता के बारे में बात करेंगे।